हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 102 सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया 1K प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भारत के कृषि क्षेत्र में कैपिटलिस्ट अग्रेरियन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ। हमें बताना है कि कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर क्या होता है, कौन से क्लासेस बनती है और इंडिया में इसका नेचर कैसा है, विद एग्जाम्पल्स और थिंकर्स के रेफरेंसेस। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैपिटलिस्ट अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसा कृषि सिस्टम जहां लैंड प्राइवेट ओनरशिप में होती है, प्रोडक्शन मार्केट के लिए होता है और प्रॉफिट मोटिव इंपॉर्टेंट होता है। भारत में पहले ज्यादातर कृषि फ्यूडल नेचर की थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद लैंड रिफॉर्म्स, कमर्शलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिस्ट एलिमेंट्स आए। मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने नए क्लास रिलेशंस बनाए। इसको समझने के लिए हमें लैंड होल्डिंग, टेनेंसी और लेबर रिलेशंस को देखना होगा। मेन बॉडी। 1. कैपिटलिस्ट अग्रेरियन स्ट्रक्चर समझना। डेफिनेशन। यह सिस्टम प्राइवेट लैंड होल्डिंग, वेज लेबर और मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन पर बेस्ड होता है। की फीचर्स। प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट पे फोकस, ओनर और लेबर के बीच क्लियर डिवीजन, इनपुट्स, क्रेडिट और मार्केट पर डिपेंडेंस। इंडिया कॉन्टेक्स्ट। भारत के कुछ रीजन्स में कैपिटलिस्ट फार्मिंग स्ट्रॉन्ग है, जैसे पंजाब और हरियाणा, पर कुछ जगह अभी भी सेमी फ्यूडल है। 2. ऐतिहासिक विकास। स्वतंत्रता से पहले जमींदारी और फ्यूडल रिलेशंस डोमिनेट करते थे। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी एबोलिशन ने लैंडलॉर्ड पावर को कम किया, पर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हुआ। सीलिंग एक्ट्स प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960, HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स और मशीन्स ने रिच और मिडिल पेजेंट्स का एक नया क्लास बनाया। क्रेडिट और मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंस शुरू हुई। 3. आज के जमाने की अग्रेरियन क्लासेस। कैपिटलिस्ट फार्मर्स, मीडियम या लार्ज लैंड होल्डर्स जो वेज लेबर और मशीन्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, पंजाब, हरियाणा। मिडिल और स्मॉल फार्मर्स, छोटे प्लॉट्स पर खुद भी काम करते हैं और कभी कभी मजदूर रखते हैं। लैंडलेस लेबर, डेली वेजेस या सीजनल वर्क पर डिपेंडेंट होते हैं, माइग्रेशन भी करते हैं। टेनेंट फार्मर्स, दूसरे के जमीन पर फार्मिंग करते हैं, ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। 4. चुनौतियां और क्रिटिक्स। रीजनल गैप, सभी स्टेट्स में कैपिटलिस्ट फार्मिंग इक्वल नहीं है। कास्ट फैक्टर, ओनरशिप और लेबर में कास्ट का इम्पैक्ट है, डालट्स ज्यादातर लैंडलेस है। क्रेडिट और इनपुट मार्केट्स, हाई कॉस्ट और प्राइस फ्लक्चुएशंस के कारण डेट प्रॉब्लम्स। अग्रेरियन क्राइसिस, फार्मर सुसाइड्स और मार्केट प्रॉब्लम्स दिखाते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। स्कॉलरली व्यूज। डैनियल थॉर्नर ने पेजेंट डिफरेंशिएशन को हाईलाइट किया, उत्सा पटनायक ने सेमी फ्यूडल टेंडेंसीज पे फोकस किया। 5. कंटेम्पररी ट्रेंड्स। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉर्पोरेट और एग्री बिजनेस टाई अप्स ज्यादा हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज और रिस्क्स दोनों लाता है। मैकेनाइजेशन, मशीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं पर लेबर डिमांड कम कर देते हैं। कंक्लूजन। भारत का कैपिटलिस्ट अग्रेरियन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और हर रीजन में अलग दिखता है। रिच फार्मर्स से लेकर लैंडलेस मजदूर तक क्लास हायरार्की क्लियरली नजर आती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ी है लेकिन इनइक्वालिटी और चैलेंजेस भी बने रहे। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म्स और पॉलिसीज जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Examine Dumont's approach to the understanding of caste in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट लुई डुमोंट ने कास्ट सिस्टम को कैसे समझा। हमें उनके मेन पॉइंट्स जैसे हायरार्की, प्योरिटी पोल्यूशन और इंडियन वर्सेस वेस्टर्न सोसाइटी कंपैरिजन को एक्सप्लेन करना है। साथ ही उनके अप्रोच की स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म्स भी कवर करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट सिस्टम हमेशा से इंडियन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिबेट वाला टॉपिक रहा है।
लुई डूमोंट, एक फेमस फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, ने अपने बुक होमो हायरार्किकस 1966 में कास्ट पर डिटेल स्टडी की। उनका फोकस कास्ट के आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर था, जिसमें उन्होंने हायरार्की और प्योरिटी पॉल्यूशन को मेन कॉन्सेप्ट बताया। डूमोंट ने इंडियन और वेस्टर्न सोसाइटीज का कंपैरिजन करके समझाया कि भारत में कास्ट एक होलिस्टिक सिस्टम है। इस आंसर में हम उनके मेन आइडियाज और उनके रेलेवेंस को देखेंगे। मेन बॉडी। 1. डूमोंट का बैकग्राउंड और फ्रेमवर्क। लुई डूमोंट एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने इंडिया में रिसर्च की। उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होमो हायरार्किकस है, जो कास्ट के कल्चरल और आइडियोलॉजिकल एंगल को समझाता है। डूमोंट ने इंडियन सोसाइटी को वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर किया और कहा कि इंडिया में रिलीजन और कल्चर कास्ट के में बेस है, न कि इंडिविजुअलिज्म। 2. डूमोंट के की कॉन्सेप्ट्स। ए. हायरार्की एज सेंट्रल प्रिंसिपल। डूमोंट के अकॉर्डिंग कास्ट का मेन प्रिंसिपल हायरार्की है। कास्ट्स को एक रैंक ऑर्डर में रखा गया है, जिसमें ब्राह्मण्स टॉप पर और दालित्स बॉटम पर होते हैं। ये हायरार्की रिचुअल प्योरिटी और पॉल्यूशन पर बेस्ड होती है, न कि वेल्थ या पावर पर। बी. प्योरिटी एंड पोल्यूशन। डूमोंट के लिए प्योरिटी और पॉल्यूशन समझने के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। खाना, शादी, सोशल रिलेशन सब कुछ प्योरिटी पॉल्यूशन के रूल्स फॉलो करते हैं। अपर कास्ट्स अपनी रिचुअल प्योरिटी मेंटेन करने के लिए लोअर कास्ट से डिस्टेंस रखती है। सी. होलिज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। डूमोंट कहता है कि इंडियन सोसाइटी होलिस्टिक है, मतलब ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल उसके अंदर सबऑर्डिनेट होता है। वेस्टर्न सोसाइटीज में इंडिविजुअलिज्म और इक्वालिटी को ज्यादा वैल्यू मिलती है। ये डिफरेंस कास्ट हायरार्की को समझने में इंपॉर्टेंट है। 3. कास्ट और पावर पर डूमोंट की राय। डूमोंट कास्ट को मेनली आइडियोलॉजी और वैल्यूज के एंगल से देखता है, पावर और पॉलिटिक्स से अलग। क्रिटिक्स कहते हैं कि कास्ट के अंदर पावर और इकोनॉमी भी डीप एम्बेडेड होते हैं, जो डूमोंट ने इग्नोर किया। 4. डूमोंट के अप्रोच की क्रिटिसिज्म्स। ओवर एम्फेसिस ऑन आइडियोलॉजी। ज्यादा फोकस आइडियोलॉजी पर, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को इग्नोर किया। स्टैटिक व्यू। कास्ट को फिक्स्ड दिखाया, जबकि कास्ट टाइम के साथ चेंज होती रही है। कास्ट मूवमेंट्स इग्नोर किए। रिजर्वेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जैसी चेंजेस कवर नहीं की। दलित पर्सपेक्टिव की कमी। दलित या अप्रेस्ड कास्ट का पर्सपेक्टिव नहीं दिया। 5. आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंस। क्रिटिसिज्म के बावजूद, डूमोंट का फ्रेमवर्क सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बेस को समझने में हेल्प करता है। वेस्टर्न और इंडियन सोसाइटी के कंपैरिजन को समझाता है। कंक्लूजन। लुई डूमोंट का अप्रोच कास्ट को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल बेस देता है। हायरार्की और प्योरिटी पॉल्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट्स को हाईलाइट करके उन्होंने इंडियन सोसाइटी की एक डिस्टिंक्ट पिक्चर दिखाई। हालांकि उनके अप्रोच पर कुछ क्रिटिसिज्म्स है, लेकिन आज भी ये स्टडी सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. What did Ambedkar mean by graded inequality? Discuss. Question explanation. यह क्वेश्चन B.R. अम्बेडकर के ग्रेडेड इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट के बारे में है। इसमें हमें बताना है कि अम्बेडकर ने इसका क्या मतलब समझाया, ये क्यों जरूरी था और कास्ट सिस्टम को समझने के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है। एग्जाम्पल्स के साथ इसका डिस्कशन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था, जो भारत के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर और कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे। ये एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को दिखाता है जो एक लैडर या स्टेप्स की तरह बनी है, जहां हर कास्ट के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं पर वो खुद भी ऊपर वाले कास्ट के ऑपरेशन को फेस करता है। अम्बेडकर ने इस टर्म का यूज कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी की गहराइयों को समझने के लिए किया। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. ग्रेडेड इनइक्वालिटी का मतलब। अम्बेडकर के हिसाब से ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक ऐसा सिस्टम है जहां हर कास्ट किसी नीचे वाले कास्ट पे पावर रखती है, पर खुद ऊपर वाले के नीचे दबती है। ये एक मल्टीलेयर्ड सिस्टम है। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास और सबसे नीचे दालित्स या अनटचेबल्स। इस वजह से अप्रेस्ड ग्रुप्स कभी एकजुट नहीं हो पाते क्योंकि हर लेवल दूसरे को अप्रेस करता है। 2. कास्ट सिस्टम में फीचर्स। हायरार्किकल रैंकिंग। हर कास्ट एक लैडर पे है जहां नीचे वाले पे कंट्रोल है। यूनिटी की कमी। हर कास्ट के पास नीचे वाले को अप्रेस करने का मौका है, इसलिए सॉलिडारिटी नहीं बनती। रिलीजन और इकोनॉमी का रोल।
धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति ने इस हायरार्की को जस्टिफाई किया और कस्टम्स, मैरिज और ऑक्यूपेशंस ने इसे मजबूत किया। डिस्क्रिमिनेशन का कंटिन्यूटी सिस्टम खुद सस्टेन करता है क्योंकि हर कास्ट के पास प्रिविलेज भी है और ऑपरेशन भी। 3. अंबेडकर का एनालिसिस और क्रिटिसिज्म। अंबेडकर कहते थे कि ग्रेडेड इनइक्वालिटी भारत के सोशल स्टैग्नेशन का मेन रीजन है। दलित और लोअर कास्ट सबसे ज्यादा सफर करते हैं, पर वो भी अपने नीचे वाले ग्रुप्स को अप्रेस करते हैं। अंबेडकर ने हिंदू स्क्रिप्चर्स को क्रिटिसाइज किया और कहा कि कास्ट को रिफॉर्म नहीं बल्कि पूरा अबॉलिश करना चाहिए। 4. आज के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस। आज भी रूरल एरियाज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, जैसे पानी, जमीन या मंदिर एक्सेस कास्ट पे डिपेंड करता है। दलित मूवमेंट्स, बहुजन पॉलिटिक्स और रिजर्वेशन पॉलिसीज इसी ग्रेडेड इनइक्वालिटी को तोड़ने की कोशिश है। सोशल जस्टिस और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज को समझने के लिए अंबेडकर का ये कॉन्सेप्ट आज भी रेलेवेंट है। कंक्लूजन। अंबेडकर का ग्रेडेड इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कास्ट ऑपरेशन की गहराइयों को समझाता है। ये दिखाता है कि सामाजिक इनइक्वालिटी एक दो ग्रुप्स का इशू नहीं है, बल्कि हर लेवल पर प्रिविलेज और ऑपरेशन दोनों होते हैं। आज भी ये कॉन्सेप्ट कास्ट के खिलाफ लड़ाई और सोशल जस्टिस पॉलिसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. What do you understand by nationalism? Explain with reference to the writings of A.R. Desai. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें नेशनलिज्म का मतलब समझाना है, उसके मेन फीचर्स बताने हैं और खास तौर पर A.R. देसाई के नजरिए को डिटेल में समझाना है। मतलब ये क्वेश्चन थियरी और एक्सप्लेनेशन दोनों डिमांड करता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नेशनलिज्म एक ऐसा विचार है जो एक नेशन के लोगों को एक आइडेंटिटी, यूनिटी और अपने देश के प्रति वफादारी देता है। ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल दोनों ही तरह का फीलिंग होता है जो लोगों को एक कॉमन लक्ष्य के लिए जोड़ता है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में A.R. देसाई ने नेशनलिज्म को मार्क्सिस्ट अप्रोच से समझाया, जहां उन्होंने इकोनॉमी और क्लास स्ट्रक्चर पर फोकस किया। इस आंसर में हम नेशनलिज्म का अर्थ, उसके फीचर्स और देसाई का व्यू पॉइंट डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. नेशनलिज्म का अर्थ और नेचर। नेशनलिज्म एक नेशन के प्रति लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस का भावना है। ये एक आइडियोलॉजी और मूवमेंट दोनों हो सकता है जो एक शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री और टेरिटरी के बेसिस पर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पीपल को एक कॉमन आइडेंटिटी देता है। सिंबल्स जैसे फ्लैग और एंथम इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन और पॉलिटिकल फ्रीडम इसके मेन गोल्स होते हैं। 2. भारत में नेशनलिज्म का विकास। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान इंडियन नेशनलिज्म डेवलप हुआ। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल सप्रेशन के खिलाफ एक कॉमन रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। लीडर्स जैसे गांधी, नेहरू, अंबेडकर ने अलग अलग रोल्स प्ले किए, लेकिन सोशियोलॉजी ने इसे एक सोशल प्रोसेस के रूप में देखा। 3. A.R. देसाई का नजरिया। बैकग्राउंड। A.R. देसाई एक फेमस मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे जो सोसाइटी को इकोनॉमिक और क्लास एंगल से समझाते थे। की पॉइंट्स। नेशनलिज्म सिर्फ इमोशनल नहीं था, ये इकोनॉमिक और क्लास इंटरेस्ट से ड्रिवन था। इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास ने अपने इंटरेस्ट्स के लिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया। नेशनलिज्म हर जगह सेम नहीं था, अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट्स और कॉन्ट्रडिक्शंस थे। क्रिटिकल पॉइंट। पेजेंट्स और वर्कर्स के स्ट्रगल्स को अक्सर इग्नोर किया गया। नेशनलिज्म का फायदा ZY डिटार डोमिनेंट क्लासेस को हुआ। 4. एग्जाम्पल्स और आज के संदर्भ। देसाई का एनालिसिस दिखाता है कि इंडियन नेशनलिज्म एक इमोशनल यूनिटी के साथ साथ इकोनॉमिक और क्लास पॉलिटिक्स का भी मिक्स था। एग्जाम्पल। स्वदेशी मूवमेंट ने देसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, जो मेनली कैपिटलिस्ट क्लास के लिए बेनिफिशियल था। आज भी नेशनलिज्म एक डिबेटिंग टॉपिक है, यूनिटी के लिए भी उस होता है और कभी कभी पॉलिटिकल गेन्स के लिए भी। कंक्लूजन। नेशनलिज्म एक स्ट्रॉन्ग आइडिया है जो लोगों को एक कॉमन आइडेंटिटी और लक्ष्य देता है। A.R. देसाई का व्यू पॉइंट बताता है कि इंडियन नेशनलिज्म के पीछे सिर्फ भावना नहीं बल्कि इकोनॉमिक और क्लास फैक्टर्स भी थे। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये हमें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और आज के नेशनल डिबेट्स दोनों को समझने में हेल्प करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।